नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे टी10 सीरीज का पार्ट 3, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साइंस में काम आने वाली कुछ परिभाषाएं। हम रोज 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो आज साइंस में काम आने वाले 10 छोटी छोटी परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो परिभाषाओं में हम सबसे पहले पढ़ते हैं गति। हम गति क्या होती है, गति किसे कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे कोई भी वस्तु या पिंड ये कोई वस्तु है या ये कुछ पिंड है, इसमें अगर समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, जैसे अभी ये यहाँ है, अल्प सेकंड या कुछ मिनट बाद ये पिंड यहाँ पहुंच जाता है। माना कि 2 सेकंड बाद में बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंच जाता है। यानी कि किसी वस्तु में या किसी पिंड में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, हम उसको गति कहते हैं। तो गति किसे कहते हैं? जब किसी पिंड या वस्तु में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, हम उसे गति कहते हैं। तो गति हो गई समय के साथ वस्तु में परिवर्तन। समय के साथ वस्तु या पिंड में परिवर्तन। साइंस की भाषा में वस्तु, पिंड या कण बोलते हैं। तो समय के साथ वस्तु या पिंड में परिवर्तन, परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। पहला प्रश्न हो गया अपने पास, गति क्या है। तो गति क्या होती है? जैसे कोई वस्तु है जो ए बिंदु पे है, 2 सेकंड बाद में ये वस्तु अपने आप बिंदु बी पर चली जाती है, तो इसमें क्या हुआ? गति हुई। तो इसको क्या बोला है? गति। जैसे मैं अभी यहाँ हूँ, यहाँ से चल के मैं यहाँ आ गया, तो मेरे में एक परिवर्तन आ गया। क्या हुआ? समय के साथ में अल्प सेकंडों में व्हाइट बोर्ड के कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आ गया, तो मेरे में एक परिवर्तन हुआ। इसी परिवर्तन को हम कहते हैं गति। दूसरा होता है दूरी। दूरी क्या होता है? जैसे कोई वस्तु गति करती है, तो जो गति करती है, जो जगह तय करती है, जो पथ तय करती है, उस पथ को हम कहते हैं दूरी। जैसे ये कोई बिंदु ए है, यहाँ पे एक वस्तु है या पिंड है, ये पिंड अल्प सेकंड या कुछ समय बाद बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो ये बिंदु बी पे पहुंच गया। तो इस पिंड द्वारा ए से बी तक पहुंचने के लिए जितना पथ तय किया गया है, उस पथ की कुल लंबाई कहलाएगी दूरी। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि ए से बी तक की कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। तो दूरी किसे कहते हैं? दूसरा है किसी वस्तु या पिंड द्वारा, किसी वस्तु या पिंड द्वारा, किसी वस्तु या पिंड द्वारा, जैसे कोई पिंड है, ए बिंदु पे है, ए बिंदु से बी बिंदु तक गया, तो इसको कुछ समय लगा। ये कुछ वस्तु द्वारा संपूर्ण पथ की लंबाई, कुछ निश्चित समय में संपूर्ण पथ की लंबाई क्या कहलाती है? या तय की गई लंबाई जो तय करता है, हम उसको कहेंगे दूरी। तो दूरी किसे कहेंगे? किसी वस्तु या पिंड द्वारा एक निश्चित समय में या एक निश्चित समयांतराल में तय किए गए कुल पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। जैसे ये तो सीधी दूरी है। जैसे ये कोई बिंदु है ए, ये कोई बिंदु है बी, ये ए बिंदु से बी बिंदु पर जाने के लिए इस पथ का उपयोग करता है। तो इसकी कुल दूरी क्या होगी? तो ये जितना घूम फिर के आया, टोटल जितना पथ तय करता है, ये कहलाती है दूरी। हमने पास है तीसरी परिभाषा, विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है, लेकिन ये दूरी कौन सी होती है? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी, जैसे अब इन दो बिंदुओं के बीच में वह न्यूनतम दूरी या न्यूनतम पथ जिसमें कम से कम समय लगे और कम से कम लंबाई हो। जैसे ए से बिंदु पर जाने के लिए हम अनेक प्रकार के पथ होते हैं। कोई भी पथ है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक पथ है जो ए से बिंदु पर सीधा जाता है, जिसमें कुल लंबाई कितनी होती है? न्यूनतम होती है। कुल लंबाई न्यूनतम होती है। तो किसी वस्तु या पिंड द्वारा तय की गई न्यूनतम लंबाई या न्यूनतम पथ तय की गई न्यूनतम लंबाई या न्यूनतम पथ को कहते हैं
को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन किसे कहते हैं? किसी वस्तु या पिंड द्वारा न्यूनतम तय की गई दूरी को या न्यूनतम तय की गई पथ लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन क्या होता है कि इन दो पिंडों के बीच में न्यूनतम तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। अगला है अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब क्या होता है? अदिश राशि या अदिश राशि हम किसे कहेंगे? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। क्या किसकी आवश्यकता है? केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे हम बोलते हैं एग्जाम्पल के लिए 3 kg आलू दे दो या 3 किलो वो दे दो। हमें इसमें क्या किया? सिर्फ एक परिणाम हो गया, परिणाम और इकाई की आवश्यकता होती है। ये क्या हो गया? 3 क्या हो गया? परिणाम हो गया भाई। परिणाम क्या होता है? संख्या होता है। 3 होगी परिणाम और केजी 3 kg, केजी क्या हो गया? इकाई। तो केजी क्या हो गई? इकाई। तो जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम और इकाई की आवश्यकता होती है वे सभी राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे दूरी। अब दूरी कैसे हुई? दूरी इसलिए हुई जैसे हमने बोला 3 किलोमीटर। तो 3 क्या होगा इसमें? 3 इसमें परिणाम हो गया, किलोमीटर क्या हुई? इकाई हो गई। अब अगला है अपने पास सदिश राशि। सदिश राशि कौन सी होती है? नाम से पता चल रहा है इन दोनों में। इनमें अदिश का मतलब हो गया जिसमें वह अदिश का मतलब हो गया जिसमें दिशा की आवश्यकता ना हो। सदिश का मतलब हो गया जिसमें जिसको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे कोई भी है, जैसे इसको व्यक्त करने के लिए, सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ इकाई और दिशा की आवश्यकता होती है। किसकी? दिशा की। जैसे हम कहते हैं, जैसे हम दिशा से क्या मतलब है कि हम बताएंगे कि इस दिशा में, जैसे विस्थापन, एग्जाम के लिए हम विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। कैसे? ए बिंदु से बी बिंदु तक की न्यूनतम दूरी। तो ए से बी बिंदु तक की हम दिशा बता रहे हैं कि ए से बी बिंदु तक, तो ए से बी बिंदु तक न्यूनतम दूरी होगी विस्थापन। इनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। सदिश राशियों को हम, जैसे कोई भी सदिश राशि होगी उसको हम वेक्टर से लिखते हैं। इसका मतलब एक दिशा की आवश्यकता होती है। तीर किसको निर्धारित कर रहा है? एक दिशा को निर्धारित कर रहा है। अब अपने पास अगला है, 1 मिनट इनको साफ कर देता हूँ, वर्ड पूरा हो गया। एग्जाम्पल 5 हो गए। अपने पास है, अगली है चाल। तो चाल किसे कहते हैं? पहले तो ये देखते हैं चाल क्या होती है। चाल मतलब चाल अब मैं बताता हूँ। एकांक समय में तय की गई दूरी। एकांक समय में तय की गई दूरी, इसका मान। इसको समझाने के लिए पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक है कोई बाइक सवार है, बाइक से जा रहा है। एक है बस से जा रहा है, एक कार से जा रहा है। बाइक से जाने वाला 50 किलोमीटर जाने के लिए 2 घंटे लगाता है। दूसरा बस से जाने वाला 60 किलोमीटर जाने के लिए 3 घंटे लगते हैं। एक कार वाला है जो 90 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगाता है। ये किलोमीटर 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, ये समय हो गया 2 घंटे, 3 घंटे और 2 घंटे। अब प्रश्न ये है कि इनमें जो सबसे तेज कौन चल रहा है या धीमा कौन चल रहा है, तो हम ज्ञात कैसे करें? ज्ञात करने के लिए हम अगर इनमें से ये पता लग जाए, जैसे ये तो दूरी हो गई, ये समय हो गया। अब हमें कैसे पता लगे कि देखने से तो क्या पता कौन सा तेज चल रहा है कौन। हम अगर ये काम के लिए ज्ञात कर लें कि ये बाइक वाला 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है, बस वाला 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है, कार वाला 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है, तो हम बता सकते हैं। तो ये ज्ञात करने के लिए क्या करें? ये 2 घंटे में 1 किलोमीटर दूरी तय, 2 घंटे में 50 किलोमीटर जा रहा है, तो ये 2 घंटे में 50 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? तो 2 घंटे में 50 किलोमीटर जा रहा है, तो 2 घंटे बराबर 50 किलोमीटर। हम 1 घंटे के लिए चाहिए तो दोनों पक्ष में हम 2 का भाग दे देंगे। क्यों? यहाँ से 1 घंटे के लिए आ जाएगी, तो आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 घंटे में कितना आएगा? ये 25 किलोमीटर जाएगा। कितना जाएगा? 25 किलोमीटर। कौन जाएगा? बाइक वाला। तो बाइक वाला 1 घंटे में कितनी जा रहा है? 1 घंटे में जा रहा है 25 किलोमीटर।
ऐसे बस वाले की देख लेंगे तो बस वाला 3 घंटे में कितने जा रहा है, 60 किलोमीटर। दोनों तरफ हम 3 का भाग दे देते हैं, ये 3 से 3 कट गया, 20×3 = 60। तो 1 घंटे में कितना जाएगा बस वाला, बस वाला 1 घंटे में जाएगा 20 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 20 किलोमीटर। ऐसे कार वाला का लिए ज्ञात कर लेते हैं, 1 घंटे में 2 घंटे में कितना जा रहा है कार वाला, 90 किलोमीटर। तो 1 घंटे में करने के लिए दोनों पक्ष में 2 का भाग देते हैं, 2 से 2 कट गया, 2 से 90 45। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है कार वाला, 1 घंटे में दूरी तय कर रहा है कार वाला 45 किलोमीटर। तो 45 किलोमीटर। अब हम यहाँ से देख के बता सकते हैं कौन तेज चल रहा है कौन स्लो चल रहा है। तो बाइक वाला 1 घंटे में 25 किलोमीटर जा रहा है, बस वाला 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है, और कार वाला 1 घंटे में 45 किलोमीटर जा रहा है। तो इनमें तेज कौन चल रहा है भाई, कार वाला बहुत तेज चल रहा है, फिर मोटरसाइकिल वाला चल रहा है, फिर बस वाला चल रहा है। तो हमें पास जो है 25, 20, 45 ये क्या है, हम इसी को चाल बोलते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी। एकांक समय मतलब एकांक समय में 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 दिन में, 1 सप्ताह में, यानी कि एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो चाल किसे कहते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी या एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को हम चाल कहते हैं। तो एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल क्या हो गई, एकांक समय में तय की गई दूरी। तो एकांक समय में चाल का यहाँ से आता है, एक सूत्र लेते हैं हम, एक सूत्र बना देते हैं, चाल बराबर कुल दूरी। कुल कितनी दूरी थी अपने पास, कुल दूरी गई 3 घंटे को कितनी दूरी तय कर रहा है, तो कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। जैसे एक बस वाला 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेता है, 3 घंटे का समय लेता है। तो ये बस की चाल ज्ञात करनी है। चाल का मतलब ये बस 1 घंटे में कितना जाएगी या एकांक समय में कितनी दूरी तय करेगी। तो चाल के लिए हम चाल आ जाएगी अपने पास, चाल बराबर कुल दूरी कितनी है अपने पास, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ठीक है। कुल समय कितना है अपने पास, कुल समय अपने पास 3 घंटे। तो इसकी चाल कितनी आ जाएगी, 3 से 3 का भाग देंगे, 16 से 48, 2/3 किलोमीटर। किलोमीटर क्या हो गई, किलोमीटर ऊपर वाला दूरी का मात्रक आएगा, नीचे वाला हो जाएगा ये। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक होता है कौन सा, दूरी, और घंटे में होता है तो हम कह सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा लंबी दूरी के लिए, और छोटी दूरी के लिए हम किलोमीटर को हम अगर मीटर में बदलते हैं तो मीटर, और घंटे को हम सेकंड में बदल देंगे। फिर अगर 1 किलोमीटर में होगा तो ये घंटे में होगा, 1 मीटर में आ गया तो सेकंड में। छोटा मात्रा क्या होगा इसका, मीटर सेकंड प्रति सेकंड। तो हम अब तो अब हो गई हमारे पास चाल हो गई कुल दूरी बटा कुल समय। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक हो जाएगा अपने पास मीटर प्रति सेकंड। अपने पास अगला है वेग। वेग क्या, एकांक समय में तय की गई कुल दूरी चाल कहलाती है। वेग क्या कहलाता है, वेग किसे कहेंगे, तो वेग को हम कहेंगे कि एकांक समय में तय किया गया कुल विस्थापन, एकांक समय में तय किया गया कुल विस्थापन। सदिश अदिश राशि मैंने बताया था, दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी अगर अदिश राशि है तो इसमें हमने देखा कि दूरी और समय दोनों अदिश राशि है, तो चाल भी कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। अगर दोनों में से एक भी सदिश राशि होती तो चाल सदिश राशि में आती। इस चाल में दोनों ही अदिश राशि है, इसलिए चाल भी एक अदिश राशि होगी। विस्थापन, अब वेग पढ़ रहे हैं कि एकांक समय में तय किया गया कुल विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो वेग किसे कहते हैं, एकांक समय में तय किया गया कुल विस्थापन। तो एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, तो
चाल की तरह होगा। दूरी और विस्थापन में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। दूरी और विस्थापन में इतना ही अंतर है कि दो बिंदु के बीच की न्यूनतम पथ लंबाई विस्थापन कहलाती है, और उन दोनों बिंदु के बीच में तय करने के लिए जो अलग अलग पथों की लंबाई होती है, जो अलग अलग पथ होते हैं, उनकी कुल लंबाई क्या कहलाती है। जैसे एक पथ, ये पथ यूज करते हैं, ये दूरी हो गई। दूसरा ये पथ यूज कर रहे हैं, ये दूरी हो गई। लेकिन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, इसको कहते हैं विस्थापन। ये दूरी भी है और विस्थापन भी। तो वेग में विस्थापन एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो कुल विस्थापन कितना है, या विस्थापन बटा कुल समय। तो कुल समय कितना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, कोई पिंड है जो 30 किलोमीटर का विस्थापन 30 किलोमीटर का विस्थापन 4 घंटे में तय करता है। 30 किलोमीटर का विस्थापन यानी 30 किलोमीटर के दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी है, जिसको तय करने में एक पिंड या एक वस्तु 4 घंटे का समय लेता है। तो उनके का वेग ज्ञात करो। तो वेग के लिए हम लगाएंगे कुल दूरी 30 किलोमीटर बटा कुल समय 4 घंटे। तो कुल दूरी कितनी होगी 30, तो 7 कितना आ जाएगा 7.5 किलोमीटर। किलोमीटर तो दूरी के लिए आ गया, नीचे घंटा है हावर्स, तो 7.5 किलोमीटर प्रति हावर। यानी कि ये पिंड 1 घंटे में 7.5 किलोमीटर चलेगा। 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है वेग का मात्रक। तो वेग का मात्रक क्या होगा, यहाँ से वेग का मात्रक हो गया किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। मीटर, इसे दिख नहीं रहा होगा, इसलिए वेग का मात्रक हो गया यहाँ से मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। तो वेग का मात्रक क्या हो गया किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। फिर से इन दोनों को फिर से बता देता हूँ कि चाल क्या होती है कि एकांक समय में तय की गई कुल दूरी चाल कहलाती है। तो चाल का सूत्र हो गया कुल दूरी बटा कुल समय, और चाल का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा अपने पास है वेग। तो एकांक समय में तय किया गया कुल विस्थापन वेग कहलाता है। तो वेग का सूत्र हो गया कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो वेग का मात्रक हो गया किलोमीटर प्रति घंटा है मीटर प्रति सेकंड। मैंने बताया कि विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है तो वेग भी एक सदिश राशि होगा, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है। तो विस्थापन एक हमने सदिश राशि यूज कर ले। इसमें एक भी राशि अगर सदिश राशि हो जाएगी तो उससे बनने वाली सभी राशियां सदिश राशि होंगी। तो वेग कैसा होगा सदिश राशि होगी। अगला है अपने पास त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं। अगला है त्वरण। अपने पास 7 हो गए, 8वां है त्वरण। तो एकांक समय में त्वरण क्या होता है कि एकांक समय में वेग में परिवर्तन। जैसे ये कोई पिंड है, ए बिंदु से बी बिंदु तक एक यू वेग से जाता है। एक बिंदु से बी बिंदु तक यू वेग से जाता है, और बी बिंदु से सी बिंदु तक ये अपना वेग बढ़ा के यू से बढ़ा के वी कर देता है। तो इनमें एक यहाँ जो वेग बढ़ा है प्रति सेकंड या प्रति घंटा प्रति मिनट कितना बढ़ा। तो एकांक समय में या वेग में परिवर्तन, एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर को, तो यहाँ से वेग बढ़ा। जैसे यहाँ से यू था ए से बी तक, इसने अपना बी बिंदु से सी बिंदु तक अपना वेग बढ़ा दिया। वेग बढ़ाकर इसने वी कर दिया। वेग बढ़ता भी है और घटा भी सकता है। जैसे ए से बी बिंदु तक ये यू वेग से जा रहा था, बिंदु बी से सी तक जाने के लिए इसने अपना वेग कम कर दिया, और वेग कम करके इसने अपना वेग वी कर लिया। तो वेग में परिवर्तन हुआ है। वेग बढ़ भी सकता है, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। जैसे ए बिंदु से बी बिंदु तक गया यू वेग से, फिर इसने अपना वेग बढ़ाया, बढ़ा के इसने अपना वेग वी कर लिया, और वी वेग करने से ही
बी बिंदु से सी बिंदु अपने वेग v से जाता है, तो इनमें जो वेग में परिवर्तन आता है तो वो वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, दर का मतलब होता है कि एक निश्चित मात्रा, एक निश्चित समय में, एक एकांक समय में, दर का मतलब होता है एकांक के लिए, तो एकांक समय में कितना वेग परिवर्तन करता है। दूसरा, इसने वेग, अपना वेग कम कर रहा है कि ए से बी बिंदु तक यू वेग से जाता है और बी बिंदु से सी बिंदु तक अपना वेग कम करके वी वेग से जाता है। तो वेग में कमी भी हो सकती है त्वरण में और अधिकता भी आ सकती है। तो एकांक, इसकी परिभाषा क्या हो गई, एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो त्वरण किसे कहेंगे हम, कि एकांक समय में वेग में जो परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं त्वरण। जैसे इसने प्रारंभिक वेग था इसका, हमने प्रारंभिक वेग क्या माना, u मानते हैं हम, और अंतिम वेग इसने, यानी कि अंतिम वेग जो वेग फिर बढ़ा के जो वेग किया है वो अंतिम वेग हो गया। अंतिम वेग हमने इसका माना था v, तो हमने इसका अंतिम वेग क्या माना था, v। और त्वरण को हम ऐसे लिखते हैं, तो त्वरण को हम ऐसे लिखेंगे तो a बराबर क्या होगा, त्वरण बराबर क्या होगा, प्रारंभिक वेग, यानी कि दोनों वेगों में जो अंतर आएगा वो बटा समय। तो प्रारंभिक वेग में कितना, प्रारंभिक वेग क्या था इसका हो गया हमें पास एकांक वेग में, तो एकांक वेग के लिए हम प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटा समय। हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी राशि, इससे सदिश राशि होगी या अदिश राशि होगी, ये ज्ञात करने के लिए मैंने कहा था कि अगर किसी भी सदिश राशि का यूज एक राशि में हो जाता है, जैसे हमने विस्थापन से वेग ज्ञात किया, किससे, विस्थापन से। विस्थापन क्या थी, एक सदिश राशि थी। विस्थापन से वेग आया, विस्थापन एक सदिश राशि थी, तो वेग भी क्या होगी, एक सदिश राशि होगी। वेग में परिवर्तन की दर हो रही है, तो वेग में परिवर्तन की दर हो रही, तो त्वरण किससे उत्पन्न हो रहा है, त्वरण वेग से उत्पन्न हो रहा है। तो हम त्वरण किससे उत्पन्न हुआ, वेग से। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि, तो त्वरण भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि। और मैंने पहले ही बताया था सदिश राशियों को वेक्टर से लिखते हैं, तीर के निशान से लिखते हैं। तो हम इसको ए को लिखेंगे तीर से, ए के ऊपर एक तीर का निशान लगा देंगे, जिससे क्या होगा, दिशा को निर्धारित करेगा। प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग हमने क्या माना, ए बराबर प्रारंभिक वेग हमने माना u माइनस अंतिम वेग ने हमने माना v बटा समय क्या है, समय को हम लिखते हैं t से। प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग, ये क्या हो गया, त्वरण का सूत्र। इन दोनों को हम एक सापेक्ष परिवर्तन आ रहा है, इसलिए हम इस परिवर्तन को, सापेक्ष परिवर्तन को, या लिखते हैं किसी भी परिवर्तन को हम डेल्टा से लिखते हैं। डेल्टा से लिख के हम लिख देंगे v में, यानी डेल्टा v परिवर्तन आया, और नीचे समय में डेल्टा समय परिवर्तन आया। तो ऊपर ये वेक्टर सदिश राशि है, इसलिए हम तीर का निशान लगा देंगे। तो त्वरण का सूत्र क्या होगा, त्वरण का सूत्र एक बार फिर बता देता हूँ शुरू से। जैसे हमने कोई भी एक वस्तु है जो ए बिंदु से बी बिंदु तक u वेग से जाती है, किसी कारणवश इसको अपना वेग कम या अधिक करना पड़ता है, और बिंदु सी तक ये v वेग से जाती है। प्रारंभिक वेग इसका u होगा, फिर किसी कारणवश इसने अपना वेग कम या ज्यादा करके v कर लेता है, और इस समय इसको समय लगता है t समय। और त्वरण को हम ए से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, ए से। त्वरण एक सदिश राशि है, इसलिए हम इस पर एक वेक्टर लगा देंगे, तो वेक्टर ए हो जाएगा। बात हो रही है कि इसमें त्वरण की राशि ज्ञात करनी है, एकांक समय में कितना त्वरण होता है। तो एकांक समय के लिए हम ज्ञात करेंगे कि त्वरण वेक्टर ए बराबर प्रारंभिक, दोनों का अंतर आएगा, तो प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटा समय। प्रारंभिक वेग हमने क्या माना, प्रारंभिक वेग हमने u माना,
तो ए वेक्टर इक्वल टू यू माइनस अंतिम वेग हमने v माना, v बटा समय क्या था, इनको वेग में परिवर्तन करने में समय t लगता है। हम इसको u माइनस टी को एक सापेक्ष मान लेते हैं, एक इनके परिवर्तन को हम सापेक्ष मान के हम डेल्टा v कर देते हैं। इनके परिवर्तन की दर इसमें डेल्टा v हो रही है, इनकी में जो परिवर्तन होगा वो डेल्टा v होता है। तो वेक्टर a बराबर डेल्टा v बटा समय में कितना लगा डेल्टा t। ये सदिश राशि है इसलिए हम वेग एक सदिश राशि है तो वेग को लिख देंगे हम वेक्टर v। तो त्वरण का सूत्र क्या हो गया, सापेक्ष सूत्र हो गया इसका, वेक्टर a इक्वल टू डेल्टा वेक्टर v बटा डेल्टा t। और त्वरण का सूत्र हो गया, त्वरण बराबर प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटा समय। तो वेग हो गया, त्वरण हो गया अपने पास की एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास द्रव्यमान क्या है, इजी बात। द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान किसे कहते हैं, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की, जैसे कोई वस्तु है, ये मार्कर है, इसमें कोई ना कोई पदार्थ है, कई पदार्थ हैं, तो सभी पदार्थों की जो मात्रा होती है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान कहलाती है कोई वस्तु है तो उसका एक मात्रक होगा, इसका मात्रक होगा पाउंड, ग्राम, एटीसी बहुत होते हैं, पाउंड, ग्राम, किलोग्राम। तो द्रव्यमान क्या है, किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा, पदार्थ की कुल मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। और द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड, ग्राम, किलोग्राम, एटीसी। अगला है अपने पास भार। तो भार क्या होता है, यही लिख देते हैं, यही समझा देते हैं। भार क्या होता है, भार होता है कि भार एक प्रकार का क्या है, एक बल है। क्या है भार, क्या है, एक प्रकार का बल है। क्या है, एक प्रकार का बल है। एक प्रकार का बल क्यों है कि जिसमें एक प्रकार का बल है क्योंकि वस्तु, किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है या अपनी ओर खींचती है। तो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है तो उसको कहते हैं हम भार। तो कोई भी वस्तु या पदार्थ को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है तो किस बल से खींचती है, अपने केंद्र की ओर खींचती है। जैसे ये कोई वस्तु है, ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी इसको अपने केंद्र की ओर खींचेगी तो जो पृथ्वी जो बल लगाएगी उसको कहते हैं भार। तो भार क्या है, भार एक प्रकार का बल है जिसमें पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसको कहते हैं भार। तो भार क्या हो गया, भार एक प्रकार का बल है। भार क्या एक बल है जिसमें पृथ्वी अपने केंद्र की ओर किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, केंद्र की ओर खींचती है, उसे कहते हैं भार। तो भार क्या होता है, कोई भार एक प्रकार का बल है जिसमें पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसको कहते हैं भार। हो गए 10। पहला प्रश्न हमने पढ़ा गति। तो गति क्या होती है, किसी एक निश्चित समय में या कोई भी वस्तु समय अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन करती है। जैसे एक वस्तु, जैसे ये मार्कर यहाँ है, मैंने इसको अल्प साइकिल में यहाँ ले गया तो इस मार्कर में क्या हुई, गति। किसके, इस बिंदु से यहाँ तक आने में इसने गति तय करी। तो समय के साथ वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन करती है, उसको कहते हैं गति। दूरी क्या होती है, कोई भी वस्तु एक निश्चित समय में या एक निश्चित समय अंतराल में जो दूसरे बिंदु तक या दूसरी जगह जाने तक जिस पथ का उपयोग करती है उस पथ की कुल लंबाई। जैसे मार्कर यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये पथ की यह दूरी हुई, मार्कर इस ए बिंदु से बी बिंदु तक गया, इस पथ का उपयोग किया, दूसरी बार जाने के लिए इस पथ का उपयोग किया, तीसरी बार ऐसे गया। तो ये जो है इसके जाने के जितने भी पथ हैं, जितने भी रास्ते हैं, उनकी में जो जाने का एक रास्ता, जैसे ये हो गया, इसके लिए ए बी, ये इसे घूम के गया, तो जो कुल लंबाई तय करता है, जो कुल पथ तय करता है, उसको कहते हैं दूरी। विस्थापन क्या होता है कि ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने के लिए वह न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी या न्यूनतम पथ की लंबाई क्या कहलाती है, न्यूनतम पथ की लंबाई कहलाती है विस्थापन।
ए से बी बिंदु की ओर हम इसमें एक दिशा इन्वॉल्व हो गई, दिशा आ गई कि ए से बी बिंदु तक, ए से बी बिंदु तक या ए बिंदु से बी बिंदु तक सीधा उत्तर दिशा में, सीधा दक्षिण दिशा में, इसलिए दिशा का उपयोग हो रहा है। जिसमें दिशा का उपयोग हो जाता है वो होती है सदिश राशि। तो विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन एक सदिश राशि है। अदिश राशि क्या होती है? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ परिणाम और इकाई, केवल परिणाम और इकाई की आवश्यकता होती है, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अदिश राशि। तो अदिश राशि किसे कहते हैं? जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और इकाई की आवश्यकता होती है, उन्हें कहते हैं अदिश राशि। और सदिश राशि किसे कहेंगे? सदिश राशि उन्हें कहेंगे जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम, इकाई के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे बल, जैसे मैं अब इस दीवार के बल लगा रहा हूँ, तो कौन सी दिशा में लगा रहा हूँ? पीछे की साइड में या सामने की साइड में बल लगा रहा हूँ, तो बल क्या होगी? एक सदिश राशि। तो बल कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। ये तो नहीं कि मैं ऐसे बल लगा रहा हूँ तो मैं एक निश्चित दिशा में लगा रहा हूँ, दीवार की तरफ लगा रहा हूँ, दीवार खिसक नहीं रही, लेकिन जैसे मैंने इसको बल लगाया, बल कौन सी दिशा में लगा? जैसे दक्षिण दिशा में बल लगा, ये दक्षिण दिशा में बल लगा, तो बल के लिए एक हम दिशा व्यक्त कर रहे हैं। तो जिन वस्तु को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है उनको सदिश राशि कहते हैं। चाल क्या आती है कि एकांक समय में तय की गई कुल दूरी, एकांक समय में तय की गई कुल दूरी चाल कहलाती है। तो चाल का सूत्र हो गया समय बटा दूरी बटा समय। अगला है वेग। वेग क्या होता है कि एकांक समय में तय किया गया कुल विस्थापन वेग कहलाता है। तो विस्थापन, ये विस्थापन हो गया बटा कितना समय लगा? तो समय। तो वेग हो गया विस्थापन बटा समय। अगला है अपने पास त्वरण। त्वरण क्या होता है कि एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु या पिंड एक बिंदु से बी बिंदु तक यू वेग से जाता है और वी बिंदु से सी बिंदु तक वह वी वेग से जाता है, तो इनमें जो वेग में परिवर्तन हुआ वो एकांक समय के लिए कितना हुआ उसको हम त्वरण कहते हैं। और त्वरण की परिभाषा में हमने देखा कि वेग आ रहा है, वेग एक सदिश राशि है। तो वेग सदिश राशि है तो त्वरण भी एक सदिश राशि होगी। तो त्वरण हो गया कि ए वेक्टर बराबर प्रारंभिक वेग बटा अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटा समय। तो प्रारंभिक वेग हम u को u से लिखते हैं, u माइनस वी बटा t, समय को t से। त्वरण एक सदिश राशि है इसलिए हम इसको लिखेंगे ये वेक्टर। प्रारंभिक वेग और u, अंतिम वेग में जो अंतर आया, जो वेग में परिवर्तन आया, हम उसको लिख लेते हैं डेल्टा v से। और इन दोनों के बीच, ये जो प्रारंभिक और अंतिम वेग में परिवर्तन हुआ उसके बीच में जो समय लगा वो हमने माना डेल्टा v। तो ये त्वरण के सापेक्ष हो गया, डेल्टा v नहीं डेल्टा t मान लिया दोनों समय के बीच में। तो एक त्वरण सापेक्ष त्वरण हो गया कि वेक्टर a बराबर डेल्टा v बटा डेल्टा t। वेग एक सदिश राशि है तो v के ऊपर आ जाएगा वेक्टर। अगला अपने पास परिभाषा द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु या पदार्थ, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? पाउंड, ग्राम, किलोग्राम, ईटीसी। अगला है अपने पास भार। भार क्या होता है कि जिस भार एक प्रकार का बल है जिसमें पृथ्वी को किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है या खींचती है, तो उसको क्या कहते हैं? भार। इनका मात्रक देख लेते हैं। वेग का, चाल का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड, वेग का मात्रक भी है मीटर प्रति सेकंड, समय का, त्वरण का मात्रक है मीटर सेकंड वर्ग सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक है पाउंड, ग्राम, किलोग्राम, ईटीसी। तो हमने आज पढ़ा T10 सीरीज में पार्ट 3, जिसमें हमने पढ़ी साइंस में काम आने वाली नॉर्मल परिभाषाएं। नॉर्मल परिभाषाओं में आज हमने पढ़ा दूरी, गति, दूरी, विस्थापन, अदिश राशि, सदिश राशि, चाल, वेग, त्वरण, द्रव्यमान और भार। अगले पार्ट में हम फिर और परिभाषाएं पढ़ेंगे T10 का पार्ट 4। धन्यवाद दोस्तों।